बिरजू उम्र 35 साल, मासूम और मेहनती इंसान। उसकी पत्नी सुमित्रा उम्र 32 साल, चुलबुली, होशियार और अपना थोड़ा बहुत सामान एक छोटी बैलगाड़ी में लाद कर पसीना बहाते हुए चल रही है। ए जी, और कितनी दूर खींचोगे इस गाड़ी को? मेरे तो तलवे चल रहे हैं, बिरजू हांफते हुए कहता है। बस सुमित्रा, आ गए। गांव की सरहद पार कर ली है। सरपंच जी ने कहा था ना, गांव के आखिर में जो जमीन का आखिरी टुकड़ा है वो हमारा ही है। हाँ, हमने जो कर्ज लिया था उसके बदले में उन्होंने हमें जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया, वही ना। वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, फिर रहेंगे कहाँ? आसमान ओढ़कर जमीन पर सोएंगे क्या? अरे पगली, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। भगवान ने मुंह दिया है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही। अचानक गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। दोनों गिरते गिरते बचते हैं और संभल जाते हैं। देखा, खाने के लिए क्या देगा पता नहीं, पर गिरने के लिए गड्ढा जरूर दे दिया। बिरजू गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे पास ही झाड़ियों में छिपा हुआ एक पुराना सूखा गोल कुआं दिखाई देता है। वो बहुत गहरा और चौड़ा है। नीचे जाने के लिए गोल सीढ़ियां भी बनी है। अरे सुमित्रा, जरा इधर आ, देख ये क्या है। हे भगवान, कितना गहरा कुआं है। यहाँ तो भूत प्रेत रहते होंगे, चलो यहाँ से। भूत नहीं सुमित्रा, हमें हमारा घर मिल गया है। बिरजू सुमित्रा ने मिलकर कुएं के ऊपरी हिस्से में मौजूद चौड़ी जगह को साफ कर लिया है। वहाँ उनका सामान रखा है। एक कोने में चूल्हा बना लिया है। चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए, अजीब बात है, लोग घरों में रहते, हम कुएं में रह रहे। कल सुबह कोई पूछेगा कि कहाँ रह रहे हो तो क्या बताएंगे? क्या कहेंगे कि हम पाताल लोक के वासी हैं? बिरजू हंसते हुए कहता है। अरे सुमित्रा, इसे कुआं मत कहो, कुआं घर कहो। देखो यहाँ कितनी ठंडक है। बाहर लोग धूप में भुन रहे हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं। देखो, नीचे जाने वाली ये गोल सीढ़ियाँ हमारे घर की अलग अलग मंजिलें हैं। मंजिलें तो हैं, पर खाएंगे क्या? हवा? हवा नहीं, सब्जियाँ। कल मैं नीचे जाकर देख कर आया हूँ। कुएं के बीच की जमीन थोड़ी गीली है। हम इन सीढ़ियों पर मिट्टी डालकर सब्जियाँ उगाएंगे। ऊपर की मंजिल में हम रहेंगे, नीचे की मंजिलों में हमारी खेती। सीढ़ीदार खेती सुनी है? ये हमारी कुआं खेती होगी। सुमित्रा हैरानी से कहती है, तुम्हारा दिमाग काम भी कर रहा है या नहीं? सीढ़ियों पर खेती किसी ने कहीं सुना है क्या? अरे जो किसी ने नहीं सुना वो ये बिरजू करेगा, तुम बस मेरा साथ दो। बिरजू और सुमित्रा ने कड़ी मेहनत करके कुएं की सीढ़ियों पर मिट्टी डालकर छोटी छोटी क्यारियां बना दी हैं। उनमें हरे पौधे जो कि पालक, धनिया और मिर्ची के हैं वो उग गए हैं। कुआं बहुत सुंदर लग रहा है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है रंगीला की, जो कि एक 40 वर्ष का गांव का मजाकिया आदमी है। वो ऊपर से झांकते हुए कहता है, ओ बिरजू, ओ पाताल भैरव, जिंदा हो या मर गए? बिरजू नीचे से ऊपर देखते हुए कहता है, अरे रंगीला भाई, आओ आओ, नीचे आओ। बाबू, मुझे लगा तुम दोनों इस भूतों के कुएं से डरकर भाग गए होंगे, पर ये क्या? और चारों तरफ देखकर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, इस कुएं का क्या हाल कर दिया भाई, बगीचे में बदल दिया क्या? गजब बेइज्जती है। लोग जमीन पर ही खेती नहीं कर पा रहे, तुम सीधे सीढ़ियों पर कर रहे हो। लेकिन छोटे भाई, एक बात बताऊं, गांव का साहूकार सेठ धनीराम तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है। बिरजू कुएं में गिरकर मर गया होगा, वो जमीन मुझे दे दो, ऐसा सरपंच से कह रहा है। बिरजू गुस्से में कहता है, क्या उस सेठ धनीराम की इतनी हिम्मत? मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से जी रहा हूँ। अरे तुम यहाँ अंडरग्राउंड खेती कर रहे हो, ये उससे क्या पता? मैं तो कह रहा हूँ कि वो हैरान रह जाए, ऐसा कुछ करो। बिरजू सुमित्रा एक गाड़ी पर अपनी ताजी हरी सब्जियां बेच रहे हैं। सब्जियां इतनी ताजी और अच्छी हैं कि लोग भीड़ लगाकर खरीद रहे हैं। एक ग्राहक कहता है, वाह बिरजू, इतनी ताजी बिना कीड़े वाली सब्जियां पूरे गांव के बाजार में कहीं नहीं है। कहाँ से ला रहे हो भाई? सेठ धनीराम, जिनकी उम्र 50 साल है,
वो मोटे और लालची इंसान है। तभी उस वक्त वो वहाँ से गुजरते हैं और भीड़ देखकर वहीं रुक जाते हैं। अरे बिरजू, तुम उस बंजर जमीन में, मेरा मतलब है इतनी अच्छी सब्जियां कहाँ से लाए? कहीं से चुराई हैं क्या? बिरजू शांति से लेकिन दृढ़ता से कहता है। सेठ जी, मैं गरीब हो सकता हूँ पर चोर नहीं। ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, मेरे अपने खेत की सब्जियाँ। सेठ हंसते हुए कहता है, खेत? तुम्हारा कौन सा खेत? वो बंजर जमीन, वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। झूठ मत बोलो। सेठ जी, अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो जाकर देख आइए। हमारा खेत जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे? क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी जाकर देखता हूँ। सेठ धनीराम हांफते हुए कुएं के पास पहुंचता है और नीचे झांकता है। सीढ़ियों पर हरी भरी खेती, नीचे बिरजू सुमित्रा का साफ सुथरा घर देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। सेठ धनीराम हैरानी से आंखें फाड़ते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था। बिरजू ऊपर आता है। सेठ जी, ये चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत है। जब ऊपर जगह नहीं मिलती तो इंसान को नीचे देखना चाहिए, पर गिरने के लिए नहीं, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। सेठ धनीराम लालच से कुएं की तरफ देखते हुए कहता है, बिरजू, एक काम कर, ये जमीन मुझे बेच दे। मैं तुझे 2 गुने पैसे दूंगा। मैं यहाँ एक बड़ा गोदाम बनाऊंगा। सुमित्रा ऊपर आकर कहती है, सेठ जी, आपके गोदाम से सिर्फ आपकी तिजोरी भरेगी, पर हमारे इस कुआं घर से हमारा पेट भरता है, और जो पेट भरता है उसे बेचते नहीं। सेठ धनीराम गुस्से से कहता है, तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? तुमने गांव के कुएं पर कब्जा किया है। मैं सरपंच से शिकायत करूंगा। बिरजू शांति से कहता है, कर लीजिए सेठ जी, सरपंच जी ने ही हमें ये बंजर जमीन दी थी। हमने कुएं पर कब्जा नहीं किया, उस सूखे कुएं में जान डाली है। अगर पंचायत को हमारी मेहनत से कोई एतराज है तो हम चले जाएंगे, पर ये जमीन हम आपको कभी नहीं बेचेंगे। कुछ दिनों बाद रात का समय, सेठ धनीराम चुपचाप कुएं के पास आता है। उसके हाथ में एक फावड़ा है। वो कुएं की खेती को बर्बाद करने के इरादे से आया है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अपनी मेहनत देखकर बहुत घमंड हो रहा है ना? अभी इन सारी सब्जियों को मिट्टी में मिला देता हूँ। ये पौधा उखाड़ दूंगा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर पैर रखता है, अंधेरे से उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। पर वो बहुत नीचे नहीं गिरता। दूसरी सीढ़ी पर फूलगोभी की क्यारी में औंधे मुंह गिरता है। बचाओ, मर गया। वो चीख सुनकर बिरजू, सुमित्रा लालटेन लेकर आते हैं। सेठ जी, आप यहाँ, वो भी फूल गोभी की क्यारी में? रात में फूल गोभी चुराने आए थे क्या? सेठ करहाते हुए और मिट्टी से सने हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस कुएं की गहराई नापने आया था। बिरजू हंसते हुए सेठ को उठाते हुए कहता है, सेठ जी, दूसरों की मेहनत बर्बाद करने से पहले अपना मन साफ रखिए, नहीं तो इंसान ऐसे ही औंधे मुंह गिरता है। आइए, मुंह धो लीजिए। सुमित्रा ताना मारते हुए कहती है, हाँ सेठ जी, हमारी फूल गोभी बहुत नाजुक है। अगली बार गहराई नापने आए तो थोड़ा संभल कर आइएगा। सेठ सिर झुकाए कुएं के बाहर खड़ा है। उसके साथ सरपंच और रंगीला भी है। सरपंच कुएं के अंदर देखकर हैरान होकर कहता है, बिरजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इस उजड़े हुए कुएं को इतना सुंदर बना दिया। धनीराम मेरे पास शिकायत लेकर आया था, पर मैं जो देख रहा हूँ ना, वो तो कमाल है। सेठ शर्मिंदा होते हुए कहता है, सरपंच जी, सारी गलती मेरी है। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कल रात जब मैं इनकी मेहनत बर्बाद करने आया था तो मैं खुद ही गिर पड़ा, पर इन्होंने मुझे पंचायत में घसीटने की बजाय मेरे घाव साफ किए और मुझे पानी पिलाया। मुझे माफ कर दो बिरजू, मैं अब तुम्हारी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सरपंच जी, हमने तो बस उसी चीज का सही इस्तेमाल किया है जिसे सबने बेकार समझकर छोड़ दिया था। हाँ सरपंच जी, अगर कभी किसी के पास रहने के लिए घर ना हो तो उन्हें हमारे पास भेज दीजिएगा। हमारे कुआं घर में अभी भी बहुत सी मंजिलें खाली हैं। जरूर सुमित्रा, तुमने पूरे गांव को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है।
तो देखा, मुश्किल वक्त में हार मानने के बजाय इंसान को अपनी मेहनत और समझदारी से नए रास्ते तलाशने चाहिए। दुनिया की नजरों में जो चीज बेकार लगती है, नजरिया बदलने पर वही जिंदगी को खूबसूरत बनाने का जरिया बन सकती है। और लालच हमेशा इंसान को औंधे मुंह गिराता है।